आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और हमने शुरू किए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहां पर अभी हमने पहली क्लास की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। ठीक है, जहां पर हमने उसके बारे में कॉन्सेप्ट जो था हमने वो देख लिया था, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस है। एनीवेज, आइए एक बार छोटा सा रिकॉल लें फटाफट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हो या कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, हम लोग इन 3 सीरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस एएस को समझेंगे, फिर उसकी नोटिंग करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये दोनों काम कर लिए थे। एक बार छोटा सा रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में जो भी पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो किया गया है, उन पॉलिसीज का डिस्क्लोजर। ठीक है, इसी के बारे में ये बात करता है। जैसे बैलेंस शीट से रिलेटेड हम पॉलिसी की बात करें तो हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे। जैसे जितनी भी बैलेंस शीट में चीजें हैं उन सबको एनालाइज करो, उन सब की अकाउंटिंग आपने कैसे पढ़ी है आज तक, बस वही आपकी अकाउंटिंग की पॉलिसी है। जैसे फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएं कि ना लगाएं, लगाएं तो किस मेथड से लगाएं। टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करें कि ना करें, इंटेंजिबल पे और राइट ऑफ करें तो किस मेथड से करें। इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और अगर है तो उसका वैल्यूएशन किस तरह से, वो उसको लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है तो पोस्ट पर करें, या परमानेंटली चेंज हो गया किस तरह से उसको वैल्यूएट करें। नेक्स्ट, फिर डेटर्स पर प्रोविजन बनाए कि ना बनाए, बनाए तो किस रेट से बनाए। ठीक है, और क्या था, बैंक रिकंसाइल है कि नहीं है, इधर क्रेडिटर्स में प्रोविजन बनी है कि नहीं बनी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें थी। हमने इस बात को समझने के बाद में फिर लिखना शुरू किया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते किसे हैं। बेटा प्लीज वीडियो ऑन करो। अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते किसे हैं भाई? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उनको अप्लाई करने वाले मेथड, दोनों मिलकर के कहलाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। ये वो वाली प्रिंसिपल्स और मेथड है जिनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज किया है। एग्जांपल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनीवेज, फिर हमने बात की थी कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि राइट द 5 एग्जांपल या 4 एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और हमने बेटे अकाउंटिंग पॉलिसी के काफी सारे नाम यहाँ पे नोट किए थे। एक बार फटाफट से पढ़ो। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज नोट, चार्ज तो फिर भाई मेथड कौन सा अडॉप्ट किया। इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करें या ना करें, करें तो भैया कितनी ड्यूरेशन में करें। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है एक्सपेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन याद है ना, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हेड जो है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होता है पुट टू यूज का, बेटे वो सभी पर नहीं होता। इसके बारे में हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे जाकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेटा एएस 28 आता है जो समझाता है इम्पेयर करना होता है वैल्यू को। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर अमालगमेशन की गुडविल है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील करता है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी गुडविल अलग चीज है। ठीक है, तो बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 साफ साफ कहता है कि 5 साल के अंदर खत्म करो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। वो अमालगमेशन वाली गुडविल की बात करता है। नेक्स्ट, फिर है ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स, भाई आरएबीडी बनाए कि ना बनाए, बनाए तो भाई कितना परसेंट बनाए। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, फीफो है कि लीफो है कि फिनिश गुड्स है कि वर्क इन प्रोग्रेस है या रॉ मटेरियल है, आपको पता है ना, ये सब बातें इन्वेंट्री के रेस्पेक्ट में होती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भाई जैसे एएस 11 आपने पढ़ा था, एएस 11 तो मैं कहूंगा आपने ब्रांच का चैप्टर पढ़ा था, जहां पे पढ़ा था आपने फॉरेन ब्रांच, वहां पर आईएफओ और एनआईएफओ दो चीजें थी। आईएफओ के केस में, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन के केस में, आप फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस को कहां डालते थे, पीएनएल में। जब एनआईएफओ होता है तो उसको कहां ले जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो इस बात को भी बताना होता है हमें कहां पर, नोट्स टू अकाउंट्स में। नेक्स्ट, भाई प्रिंसिपल कहते किसे हैं, प्रिंसिपल मतलब डिफाइंड सॉल्यूशन फॉर डिफाइंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, और डिस्क्लोजर कहते किसे हैं, डिस्क्लोजर कहते किसे हैं, जस्ट टू शो, जस्ट टू टेल। नेक्स्ट, फिर बेटे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्या थी, जो एएस कह रहा है कि भाई सारी की सारी पॉलिसी और एक ही जगह पर दिखाओ। ये बात एएस 1 ने कही। क्या कहा भाई इसके बारे में, एएस 1 ने डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्या कहा, सिग्निफिकेंट, जितनी भी सिग्निफिकेंट, क्या कहा, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, all significant accounting policies should be disclosed at one place, and if any policy is not material then that need not to be shown. Okay,
आई तो भाई उसको दिखाना जरूरी नहीं है, मेन है सिग्निफिकेंट को दिखाना। नेक्स्ट, फिर हमने बात की अगली, क्या सर, फिर हमने बात की जो मेन, आप ये समझ लो मतलब अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो वो ये है। बार बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेन कंसिडरेशन है, और ये बातें कहाँ लिखी है, एएस के बैकग्राउंड में। इसमें बेटे दो कंसिडरेशन थे। नंबर वन प्राइमरी कंसिडरेशन, जो ये कहता था ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। सेकेंडरी कंसिडरेशन में तीन थे, कौन सा, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटेरियलिटी। याद है, प्रूडेंस समझदारी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म रियलिटी, मस्ट ओवरराइड लीगलिटी, मेटेरियलिटी जो सिग्निफिकेंट है, जो मेटीरियल पॉलिसी जो डिसीजन पे इफेक्ट डालती है, आप उसको अकाउंटिंग में हमेशा लेकर के आओ। जो मेटेरियल पॉलिसी है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेटेरियलिटी मतलब पॉलिसी सिलेक्शन करते हुए हमें बात ध्यान में रखनी है, मटेरियल के लिए पॉलिसी बनानी। अब मान लीजिए साहब घर में छोटे छोटे आप दो रुपए की दो रुपए बचाने के लिए आप पॉलिसी बताओ बनाओ। एक है कि भाई मेजर खर्चा तो बताओ बचाओ, पहले पहले मेजर खर्चे पे कंट्रोल लगाया जाता है, फिर छोटे छोटे खर्चों पे कंट्रोल लगाया जाता है, ठीक है। पता चला कह रहे हैं कि टॉफी, भाई अब टॉफी नहीं खाएंगे, अब हम पैसे बचाएंगे, और उधर क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं पिज्जा पार्टी करने। तो बेटे पहले ना मेन खर्चे पे कंट्रोल लगता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, पॉलिसी बनाते हुए पहले में मेटीरियल बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेटेरियलिटी की मेजर पॉइंट पे हमें पॉलिसी पहले बनानी है। नेक्स्ट सर एक बार सब्सटेंस ओवर फॉर्म बताना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है अकाउंटिंग की पॉलिसी इस तरह की हो कि वो रियलिटी दिखाए, भले ही लो मना क्यों ना करता हो, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात है यहाँ पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि भाई अगर मान लो कोई पॉलिसी चेंज होती है, बेटे बहुत पुराना जमाना चला गया, बहुत पहले जब वो क्या करते थे कि बैक डेट से पॉलिसी को चेंज करो, ठीक है, तो वो चीज हट गई। आपने जो डेप्रिसिएशन में पढ़ा था एसएलएन से डब्ल्यूडीवी शिफ्ट करते हुए, कभी कभी आपने क्वेश्चंस किए होंगे बहुत पुराने टाइम में, हो सकता है किसी ने देखा हो किसी बुक में, कि पहले पुराना डेफिनेशन निकालो, फिर नया डेफिनेशन निकालो, फिर क्या करो, जो डिफरेंस है उसको पीएनएल में एडजस्ट कर दो। बैक डेट से चेंज किया जाता था, लेकिन अब क्या है बेटा, अब जो भी चेंज आता है वो कैसा आता है, प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ तक की बात खत्म और आगे की बात शुरू। तो अब ये मेजर चेंज था, ध्यान रखना, मेथड का चेंज, पॉलिसी का चेंज, मेजर चेंज था। ये रेट्रोस्पेक्टिवली पहले हुआ करता था, अब क्या है ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, अच्छा ये क्यों करते होंगे, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू कंप्लाई लो, टू कंप्लाई विद एएस एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। भाई लो को कंप्लाई करने के लिए, या फिर एएस को कंप्लाई करने के लिए, या फिर भाई बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, यही तीन कारण रहते हैं। इसके अलावा तीसरा चौथा कारण है स्टैचू। लो को बेटे स्टैचू बोलते हैं ना। हाँ जी, तो बात की थी हमने किसकी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की। यहाँ पर बेटे इन सिर्फ तीन रीजन से ही चेंज हो सकता है एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जो चेंज होगा तो उसके बाद में क्या चीज बताई जाएगी, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या है, रीजन क्या है चेंज करने के, और इनमें से कोई एक रीजन होगा वही एक्सेप्टेबल होगा। फिर उसका इंपैक्ट क्या होगा करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और आगे वाले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट, फिर हमने बात की थी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। क्या बात की थी, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। पहली बात, इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग असम्पशंस। असम्पशंस क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट, भाई जो इंप्लाइड कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने आपको कुछ बात बताई थी प्रिंसिपल वाली, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस की। एनीवेज, काम की बात करते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है तीन, जीसीए। क्या है, जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। मतलब अगर ये तीनों फॉलो हो रही हैं तो हमें डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब ये तो फॉलो होनी है। तो यानी कि बेटे अगर हम इनको फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम क्लास में आए हैं तो हम किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हमारी क्लास की जो चीज है वो इस तरह की है कि आज हम लोग कुछ और काम करने के लिए मिले, तो फिर हमें बताने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही बेटे यहाँ पर क्या, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हमें इन बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो इम्प्लाइड है कि होना ही होना है। अच्छा, अगर ये नहीं कंप्लाई हो रहे होंगे तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि इनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। फंडामेंटल गोइंग कंसर्न, हमेशा बिजनेस मतलब फोरसीबल जो पीरियड है उसके अंदर, ड्यूरेशन के अंदर बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा मानते हुए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। कंसिस्टेंसी,
लगातार हम लोग पॉलिसी फॉलो करेंगे, है ना, हमने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की है, ऐसा मानते हुए चलते रहेंगे। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो बताएंगे। एक्चुअल बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जब कुछ ना बोले तो। फिर लास्ट वाला पॉइंट बेटे, अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा था, ये कौन सा पॉइंट पढ़ा था? पॉइंट नंबर 6। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, आइए जरा फटाफट से, और उस लास्ट पॉइंट को लिख करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए बेटा फटाफट से पॉइंट सर वो नंबर। लास्ट वाला पॉइंट कितना बड़ा है? मेरी 4-5 लाइनें बची है, मैं सोच रहा था उसमें लिखूं। बस 4-5 लाइनें में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। 7 लिखिए। डिस्क्लोजर required or note for fundamental accounting policy। देखिए इसको टेक्स्ट फॉर्म में ना लिखा के एक छोटा सा चार्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ, जल्दी कवर हो जाएगा। हाँ बेटा, कुछ नहीं इससे कराया, पहले तो नहीं। ये लिखवाना शुरू किया बस। ये है 7th पॉइंट, नंबर 1। अगर जीसीए फॉलो हो रही है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन यानी कि जीसीए, इफ जीसीए फॉलोड, दूसरा केस, इफ जीसीए is followed is not followed। अगर जीसीए फॉलो की जा रही है और अगर जीसीए फॉलो नहीं की जा रही है, यहाँ पे है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, मैं सिर्फ ये लिखा रहा हूँ, डिस्क्लोजर इज मस्ट, कंपल्सरी डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं। और अगर जीसीए फॉलो हो रही है तो नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है फॉलो करने की, मतलब उसको लिखने की, इस बात को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि हम क्लास में पढ़ने के इरादे से आए हैं। हाँ, अगर नहीं है तो हमें बताने की जरूरत है, भाई आज तो हम खेलने आए थे, ये क्या हो गया, आज क्लास कैसे लगा दी सर ने, आओ। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं फिर। तो ये था बेटे हमारा AS1। क्या था ये हमारा AS1? जरा फटाफट से मेरे साथ साथ में बेटे एक बार कॉपी बंद करना, जल्दी से जल्दी से कॉपी बंद करो और सोचो फटाफट से, हमें इस AS1 में क्या क्या बातें मिली देखने को। हमें जो AS1 में, इसका नाम क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुई? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉलिसी को डिस्क्लोज करना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में सारी की सारी पॉलिसी, सिग्निफिकेंट पॉलिसी एक जगह पर डिस्क्लोज करनी जरूरी है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सिर्फ समझनाफिकेशन है। क्या है? समझनाफिकेशन। ओके, अंडरस्टैंडिंग है, उसी में सब कुछ है। डिस्क्लोजर होगा अकाउंटिंग पॉलिसी का। डिस्क्लोजर कैसे होगा? सारी पॉलिसी एक ही जगह बताई जाएगी। ठीक है, किसका होगा? अकाउंटिंग पॉलिसी का। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है भाई? अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल, बोथ बिकम्स अकाउंटिंग पॉलिसी, बोथ बिकम अकाउंटिंग पॉलिसी। तो एग्जाम में लिखने को भी आया कि किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सॉरी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आप कैसे लिखोगे? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स, किस चीज में? इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करने के, वो कहलाती है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अच्छा अब अगली बात करते हैं, कुछ एग्जांपल जी। बेटे बैलेंस शीट में एक तरफ से सोचना शुरू करते हैं ना, असेट साइड से। फिक्स असेट्स याद करते रहना, बोलना नहीं है अभी। फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन और वर्क, ठीक है।
इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर क्या था हमारा, फिर था हमारा बोरोइंग कॉस्ट, फिर था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह। फिर अगला था हमारा इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे होगी। फिर अगला था हमारा करंट एसेट्स में आ गए, करंट एसेट्स में हमारा सबसे पहले डेटर ले लो, अपने आप तुम्हें याद आती चल जाएंगे, बस तुम्हें वो हेडिंग याद करना है, बैलेंस शीट को एक बार याद करना है, अपने आप तुम्हें इतने एग्जांपल बना लोगे कि इतने तो वहां पे कभी किसी बुक में लिखे भी नहीं होंगे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। अगली बात, फिर डेटर्स के बाद में इन्वेंट्री, फिर बेटे बैंक की बात रिकंसाइल है कि नहीं, फिर उधर क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह। देखो कितनी सारी पॉलिसी है, मांगता कितना है, 4 या 5 पॉलिसी देते हो, वाह वाह। फिर अगली बात भाई, फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है, जीसीए। फंडामेंटल अकाउंटिंग क्या है, पॉलिसी जीसीए। अगर जीसीए फॉलो हो रही है तो बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही उसका क्या, फंडामेंटल। और अगर फॉलो हो रही है, फॉलो नहीं हो पा रही है, तो उसमें बताने की जरूरत है, ठीक है। अगली बात, फिर बात करते हैं जी अगली, क्या भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने के लिए कौन कौन से कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। भाई एक है मेन और एक है क्या, सेकेंडरी। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। हाँ जी बेटा, याद है कुछ, कौन बताएगा जी प्राइमरी कौन सा है। शानू कह रही मैं बताऊंगी, बोलो शानू, प्राइमरी कौन सा है, जल्दी बोलो। सर ट्रू एंड फेयर। वेरी गुड। सेकेंडरी में कौन सा है वरुण, पहला बताओ कौन सा है, भूल गए, प्रिंस तुम बताओ। सेकेंडरी में सर प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटर्निटी। वेरी गुड, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटिलिटी। अच्छा बताना, समय कंसिस्टेंसी कहाँ पे था। सॉरी सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। कंसिस्टेंसी कहाँ पे था, सेकेंडरी में था कि प्राइमरी में था। सर सेकेंडरी। कंसिस्टेंसी था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में, कहाँ पे था, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में। ये होता है, बच्चा मिक्स करता है, इधर का उधर, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्लास मतलब क्लास, क्लास में तुम्हें सारी चीज में यही घुटवा दूंगा तरीके से, मतलब जाओगे बस सीधा वहां पे लिख के ही आओगे, सोचने की टाइम नहीं लगा पाओगे अगर तुमने यहाँ पे तरीके से किया। आओ मेरे साथ फटाफट सर से फिर लेकिन बात ये करेंगे। आपने मेरे को कंफ्यूज करा है, आपने 2 ऑप्शन दे दिए ना, मैं फंडामेंटल, मैं सोच रहा था फंडामेंटल में ही होगा, लेकिन आपने कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पर इसमें यही होता है, बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी को, सेकेंडरी वाले को मिक्स करता है फंडामेंटल के साथ, इसीलिए मैंने पहले वो बात, फंडामेंटल जीसीए है, ठीक है ना। सेकेंडरी वाला क्या है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटलिटी। चलो मेटलिटी के बारे में बताओ प्रिंस, मेटलिटी कॉन्सेप्ट क्या लिख के आओगे एग्जाम में। सर मैटरनिटी मतलब कि सर वी रिकॉर्ड important things and ignore little things वेरी गुड, वो विच आर नॉट मेनली रिलेवेंट फॉर which are डिसीजन not मेकिंग, relevant for यस, for डिसीजन मेकिंग, है ना। financial statement. हाँ, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, जितनी सिंपल लैंग्वेज लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, और जितना तुम टेक्निकल लैंग्वेज में जाओगे तो लगेगा कि तो रट्टाफिकेशन है, सिर्फ समझा नहीं है इसने, रट रखा है। तो जैसे इसने बोला, एक बहुत अच्छी बात बोली, विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इसने अपनी चीजें खुद रखी। तो इसने ये नहीं बोला मटेरियल, जैसे मैं बोलता रहता हूँ बुक लैंग्वेज, यहाँ पे मटेरियल है, फलाना है, सिग्निफिकेंट है, ये वर्ड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड। इस चीज को ऐसे सिंप्लीफाई करो जैसे प्रिंस ने बोला, विच आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट या सो मच मतलब इफेक्ट, जिनका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे डिसीजन मेकिंग पे, 2000 इन मटेरियल, और जिनका इफेक्ट है 2000 मटेरियल, सीधी सी बात है, ठीक है। एनीवेज, चलिए जरा अब हम एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आओ जरा फटाफट से निपटाए, मेरे साथ साथ लिखते रहना। सर सॉल्यूशन भी लिखना है, नहीं सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, तुम भी कहोगे कैसे तैयारी करा रहे हो, लिखना जरा फटाफट से। पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में, देखो बेटे, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं ईयर नहीं डाल रहा, वरना आप क्या करोगे, उसे हल्के में ले लोगे। आओ जी, when you can change
You can नहीं. When company can change. When can a company change its accounting पॉलिसी? कंपनी कब चेंज कर सकती है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी? ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा क्लास के अंदर उनके मैं आंसर ऑलरेडी लिखा चुका हूं और एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, शर्त लगा के कह सकता हूं. वर्ड भी यही मिलेंगे इसमें, तो मैं ये कह सकता हूं. क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आंसर क्या है? हाँ बताओ, कब चेंज कर सकता है? समय बताएगा. बोलो भाई. वेरी गुड. ये भी सर अच्छा. जब कंप्लाई लो और स्टैट्यूट और अच्छी प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से दिखाने के लिए. वेरी गुड. और एक और था 3 थे. सर इसका तो मतलब ये हो गया ना कि हम क्यों चेंज कर सकते हैं. मतलब हम इस और एक change कर अप्लाई सकते हैं. विद लेकिन सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आपने कब बोला change कब कर चेंज सकते कर सकते हैं. हाँ, तो मतलब बताओ कब का change- मतलब क्या है सर? कब चेंज कर सकते हैं मतलब बेटे, उसके लिए रीजन क्या है? कब चेंज, यहाँ पे टाइम नहीं पूछेगा कि हम परसों चेंज करेंगे. ये उससे ध्यान रखना. व्हेन, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब कंपनी अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकती है? ओके, फिर वही हो गया ना सर, कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लाइंग Very विद good. एएस Yes. और मतलब एक और था ना, बेटर प्रेजेंटेशन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैंने कहा ना, बस आपको क्वेश्चन समझ में आने की देर है. मतलब यहाँ पे लिख लो आंसर में, हमें लिखना है यहाँ पे रीजंस फॉर चेंजेस, जो मैंने लिखा रखा है एज इट इज छाप दो. आइए अगला क्वेश्चन. मतलब इसकी मैं क्या कहूँ, इस क्वेश्चन की पता नहीं कितनी बार आया. सर नवंबर रीजन फॉर चेंजेस 2007, कौन से वाले? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाले? 2010, 1995, 1992 एंड मेनी टाइम्स. ये जो अब मैं क्वेश्चन दिखाने लग रहा हूँ, ये पता नहीं कितनी बार आया है ये क्वेश्चन जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ. क्या पूछ रहे थे तुम? सर ये जो रीजन फॉर चेंजेस है, ये वही वाला पॉइंट है, 5th पॉइंट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. हाँ, किन कब कब वो चेंज कर सकते हैं? रीजंस क्या है चेंज? वो टू कंप्लाई लॉ और Very टू good. कंप्लाई विद एएस. ये और 2 फॉर बेटर प्रेजेंटेशन. देखो बेटे, मेंशन 6 एरियाज in which different accounting policies, सर ये क्या लिखा है? 6 areas in which different accounting policies are followed by companies. हाँ जी, mention 6 areas in which different accounting policies can be followed by the companies. देखो बेटे आंसर यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स लिखने हैं ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के. नेक्स्ट. सर ये वो वाला whether depreciation should be charged or बस not. बस वही depreciation का क्या रेट रहेगा? बिल्कुल सही कर. नेक्स्ट. नेक्स्ट. X Limited
सोल्ड। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इन क्वेश्चनों को बहुत घुमा के दिया है, अगर हाँ। सिंपल तरीके से नहीं लिखा है, मतलब इनका क्वेश्चन कुछ और निचोड़ कुछ और निकल रहा है आंसर, मतलब नहीं, मेंशन 6 एरियाज, यानी कि वो अब फिक्स सर एसेट्स होता एरियाज है, बोल दिया। टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंटरीज हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बात समझ रहे हो? एरियाज इन विच सर नहीं वो डिफरेंट तो बात अकाउंटिंग सही है, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोचने लगा, मैंने कहा कौन से एरियाज पढ़ लिए हमने। मैंने कहा ना, यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा हाँ, ये ये रहेगा। मुझे भी डाउट आया था। हाँ, जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ मिलेगा तो उन्हीं में से, लेकिन थोड़ा सा ना इन क्वेश्चन को देख के ना बच्चा हिल जाता है, पहचान नहीं पाता है, और मैं तो इन्हीं को क्वेश्चन कभी इसी तरह से आएगा वहाँ पे, यार वहाँ पे और इससे अलग तरीके से दे देंगे। ना, मैं न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में क्या बोलता हूँ कि फिगर बस अलग आएगी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वर्ड भी अलग नहीं आए, जो मैं क्वेश्चन क्लास में लिखा रहा हूँ वर्ड्स भी वही मिलेंगे तरीके से, बस इसको जरूर रिकॉल कर लेना। इसीलिए मैं यहाँ पे साथ साथ लिखा रहा हूँ कि आंसर में हमें लिखना क्या है। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग टू मिनी लिमिटेड। ये क्वेश्चन 2010 में नवंबर में आया था, उसके बाद में ये किसी और तरह से घुमा करके पूछा गया, ठीक है? उसके बाद में जब भी पूछा गया, ये स्टार्टिंग वहां से हुई जब मैं सीए बना था। एक्स लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग टू मिनी लिमिटेड ₹60 लाख। कितने के लिए बेचा बेटा? 60 लाख के लिए। कब बेचा जी? ऑन 30/9/2010। मैं वही वाला ईयर डाल रहा हूँ। उसके बाद में जब ये क्वेश्चन आया है तो जिस भी अटेम्प्ट में आया है उस अटेम्प्ट का ईयर वहां पर मेंशन किया गया था, बस इतना चेंज हुआ था। तो बताओ बेटे, यहां तक पढ़ने से क्या पता चला? एक्स लिमिटेड ने अपनी बिल्डिंग बेच दी है 60 लाख रुपए में। किसको? मिनी लिमिटेड को। देखो कितनी आसान सी बात। और बेची कब? 30 सितंबर को। आइए अगली बात करते हैं। हाउ एवर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। बताओ बेटे, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होगी? भाई अपने नाम में रजिस्ट्री करवाएगी मिनी लिमिटेड, आर पेंडिंग। लेकिन भाई अभी तक उसने क्या किया? रजिस्ट्री तो करवाई नहीं है। एंड, अच्छा पेंडिंग। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ड्यू टू दिस द कंपनी कौन सी कंपनी भाई? एक्स लिमिटेड हैज नोट recorded the sale of property। एक्स लिमिटेड ने अभी तक अपने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की सेल को बुक भी नहीं किया है। क्या नहीं किया बेटे? बुक्स में लेकर ही नहीं आई। नेक्स्ट, अगली बात, एक्स लिमिटेड। बेटे मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन को ब्रेक कर करके दिखा रहा हूँ ना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन एक टेक्स्ट फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आप ना इसको चबा चबा के खाएं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, यानी कि आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ें ताकि आपको एकदम सीधा दिमाग में जाए। ये अगर आप एक सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे विदाउट स्पेस तो शायद आप क्वेश्चन उतना कैच ना कर पाए। पहली बात क्या? एक्स लिमिटेड ने बेच दी 60 लाख में, चलो जी। दूसरी बात क्या भाई? अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, मिनी लिमिटेड ने रजिस्ट्री नहीं कराई। तीसरी बात, इसलिए एक्स लिमिटेड ने अपने बुक्स में सेल नहीं दिखाई। कह रहा है पेपर तो ट्रांसफर हुआ है।
अगली बात क्या कहते हैं जी, फिर एक्स लिमिटेड को पैसे भी तो मिले होंगे, उसके बारे में क्वेश्चन आपको बता रहा है। एक्स लिमिटेड हैज शोन द amount received as an advance। तो एक्स लिमिटेड ने कहा कि भाई क्या करें, एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल के अगेंस्ट में एडवांस कर लेते हैं कि भाई बयाना आ गया या पैसे आ गए, नहीं बस सेल हम तब करेंगे। तो बेटे लायबिलिटी में दिखा रखा होगा पक्का। आओ जी, क्वेश्चन क्या कहता है, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग as on 31st March 31st March कौन सी 2011 is how much 25 लाख। बेटे 25 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी बिल्डिंग की 31 मार्च को। 31 मार्च तक पैसे तो आ चुके थे ना, उसको सेल की तरह बुक करता तो शायद प्रॉफिट आता। वो एक अलग चीज है कि एलटीसीजी होता है, एसटीसीजी होता है, वो एक अलग चीज है। डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात अलग होती है, आपको पता है सेक्शन 50। हम इनकम टैक्स में नहीं जाएंगे, हम इधर आएंगे कहाँ, बुक वैल्यू की अमाउंट बता रखी है और अकाउंटिंग की बात अलग होती है। ध्यान रखना, आपका दिमाग बार बार ना पीजीबीपी में भागता है इधर तो उधर, सेक्शन 50 में भागता है, कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। हमें वहां नहीं दौड़ाना, हमें दिमाग लगाना अकाउंटिंग प्रॉफिट में। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब भाई 25 लाख से ऊपर कितने मिले, 60 लाख में से 25 लाख घटा दो, तो वो प्रॉफिट कायदे से बुक हो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप समझना सारी चीजों को। आइए जरा, डू यू एग्री this treatment? Do you agree this treatment in accounts? बोलो बेटे, ये क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम में, आप इसका आंसर कैसे करोगे? एक बड़ा मुश्किल डाउट रहता है बच्चों का एग्जाम में घुसने तक। एक बात मैं पूरी बोल दूं फिर आपसे पूछूंगा। एग्जाम में घुसने तक एक सबसे बड़ा डाउट रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ना बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो बड़े हल्के में ले रहा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो एक क्लास में एएस खत्म करा देंगे, एएस 1, क्योंकि सब लोग ऐसे कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हमें सचमुच में कुछ अलग करना है तो बेटा हमें ना थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी। वो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो था वो लगेगा क्या इसमें? देखो हाँ मेरे ख्याल से तो वही लगना चाहिए, प्राइमरी कंसीडरेशन और सेकेंडरी कंसीडरेशन। अच्छा, कैसे पता चला? वेरी गुड, बताओ जरा। सर एक तो इसमें मतलब फ्रेंड्स वीडियो हमें वो आपने हायर परचेज का एग्जांपल दिया था ना, तो उससे पता चला। समय तुम बताओ, वरुण, प्रिंस, यस सर। बताओ जी बताओ। आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहली बात तो हमें पहचानना भारी हो जाता है कई बार एग्जाम में कि AS1 का है या किसका है। सच बता रहा हूं मैं आपको। आइए जरा आप सुनिए मेरी बात। वरुण, समय नहीं हो पा रहा आंसर, मैं शुरू करूं? चलो फटाफट से AS1 याद करना। अभी अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा सारी पॉलिसी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि वहां पर क्या हो, हाउ टू सेलेक्ट पॉलिसी में नंबर 1 प्राइमरी कंसीडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू है नंबर। दूसरी बात, सेकेंडरी कंसीडरेशन में क्या था, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और कंसिस्टेंसी। मैटरनिटी, वेरी गुड। कंसिस्टेंसी नहीं था, मैटरनिटी था।
अब यहाँ पे क्या है बताओ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हाँ सर, यहाँ पे ना ट्रू एंड फेयर व्यू का आना चाहिए मुझे लग रहा है, वेरी गुड। क्योंकि जो हमारा जो 60 लाख है ना, वो हमने 25 लाख का वो कर रखा है, तो यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा है सर लेकिन अक्रूवल बेसिस वाले वो बात भी तो आ सकती है इसमें, आता हूँ कि मैं। जो हमारी इनकम्स या एक्सपेंसेस हैं वो सब हमें ऑन अक्रूवल बेसिस पे लेनी चाहिए। ये हमारी अर्न जो है ना, एक्रूअल वाली इनकम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात को समझना मेरी। देखो पहले केस को समझो सारे बच्चे, और मैं फिर बताऊं। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना आसान है, लेकिन उनको अप्लाई करना बहुत ही सिस्टमेटिकली अगर हुआ तो बहुत बढ़िया आंसर जाएगा। तो देखो जरा, अब आप लोग अप्लाई करना सीखिए। देखिए पहले हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज करो, ठीक है, फिर मैं इसका आंसर लिखाऊंगा उस तरह से जिसे आपको एग्जाम में लिखना है। पहले आप क्वेश्चन को समझो। ये हमारा ईयर है जो 31 मार्च 2011 को खत्म है कि नहीं। अब यहां पर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और भाई बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें बन गई, मतलब बेटे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। और इससे पहले पहले हम ना यहाँ पर प्रॉपर्टी को क्या कर चुके हैं बेटा, प्रॉपर्टी को सेल कर चुके हैं, सोल्ड, प्रॉपर्टी सोल्ड, जिसकी सेल्स प्राइस है कितना, 60 लाख। बेटे बुक वैल्यू कितनी है, 25 लाख। यहाँ पे देखा जाए तो 35 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन हमने क्या किया, इसको दिखाया नहीं बुक्स में। क्यों नहीं दिखाया, कि मैंने कहा भैया प्रॉपर्टी तो बिक गई है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री जो है अभी होनी बाकी है। बेटे ये बताओ, जब पैसा सारा आ गया, अब भी कोई अनसर्टेनिटी है नहीं। यहाँ पर हमारा जो मेन फंडा लगेगा वो लगेगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या लगेगा बेटा, सब्सटेंस शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर फॉर्म लीगलिटी। भाई लीगल फॉर्मेलिटी अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना सब्सटेंस को भूल जाएं। हमारी अकाउंट की पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड अप्लाई करने के, मेथड टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल मस्ट बी दोज व्हिच शुड फॉलो क्या, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब यहाँ पर सवाल ये, चलो सर हमने समझ भी लिया कि हाँ भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, भाई हमें फॉलो करना है, इस हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी है। लेकिन अब ये बताओ सर, नंबर तो हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे प्रेजेंट करने के देगा कि किस तरह से हम उसको लगाएं। समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है उसने गलत कर रखा है। अब आप बता दो सर एग्जाम में करना कैसे। ठीक है बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम में घुसने तक बच्चों का डाउट रहता है कि सर हाउ टू प्रेजेंट आंसर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और मैं उनसे नलायकों से फिर यही कहता हूँ बार बार, जो तुम्हें क्लास में लिखाया था वो विद प्रेजेंटेशन ही सिखाया था। लेकिन फिर भी बच्चे यही क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले पूछ रहे होते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे के बैचेस में इस तरह की बात ना हो। बेटे हम यहाँ पर अब जो करने जा रहे हैं आंसर, वो विद प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, पहला आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो सुनिए जरा। जैसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो है अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट है सही नहीं कर रखा। किसके अकाउंटेंट ने, बोलो, एक्स लिमिटेड के अकाउंटेंट ने सही नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, पहले बताओ किस बात के नंबर देगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डू यू एग्री, क्या आप इस क्वेश्चन के आंसर से एग्री कर रहे हैं। अगली बात सुनो बेटे, आंसर देने का तरीका है, क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्टली आंसर हम चैलेंज नहीं करना। कैसे सर, क्या मतलब, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा डू यू एग्री, कभी पूछेगा बताओ उसने गलत किया कि सही किया, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको पहले तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप आंसर में पूरी तरह श्योर हो 101%, तो ही बोलो ट्रू है, फॉल्स है, रॉन्ग है, राइट है। एग्री नहीं कर रहा भाई, एग्री कर रहा हूं, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तब देना जब तुम्हारे एकदम बिल्कुल चीजें एकदम टिप्स पे हो। और अगर ऐसा है जो होना भी चाहिए, तो बेटे फिर आंसर की शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए। 4 हेडिंग है, कितने हैं, 4 लाइनों में आंसर आता है, 4 फेजेस में आंसर आता है।
तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो आंसर बता रहा हूँ वो विद प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करना होता है। फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा कि भाई इस क्वेश्चन में आंसर ऐसे देना है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन का तरीका समझो। आंसर में सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका हम उसमें बताएंगे, इस तरह से हम एक बुलेट बनाएंगे एग्जाम में, कोई निशान सिंबल, या फिर नंबरिंग डाल दो, बेटर है इसमें, क्योंकि क्या होता है नंबर डालेंगे तो फिर हो सकता है नंबर काउंटिंग करना लगे। 4 पॉइंट दिए इसने मेरे को, 5 पॉइंट दिए इसने, आ रहा है आंसर 5 नंबर का, पॉइंट दे रहा है 4, तो जानबूझ के फिर 4 नंबर देगा। इससे अच्छा क्या नंबरिंग ना करके बुलेट्स करो। फिर यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखो क्या, सच प्रॉब्लम इज related to accounting standard 1 disclosure of accounting policies देख रहे हो मेरे साथ साथ। मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी बताऊंगा और इस क्वेश्चन का इसी जरिए आंसर भी कराऊंगा। बेटे सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले तो ना उस आंसर दो कि भाई ये उस फलाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिलोंग करती है, ये जो केस स्टडी है, ये जो प्रॉब्लम है उस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिलोंग करती है। पहले उसको एएस के बारे में क्लियर करो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। जैसे आप देखोगे बोरोइंग कॉस्ट पे आपके इंटरेस्ट के कैपिटलाइजेशन की बात आएगी, आगे जाके आप पढ़ोगे AS 16, तो वहां पर आपको ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। वो AS 11 से भी बिलोंग कर सकती है और AS 16 से भी बिलोंग कर सकती है। तो आपको पहले तो क्लियर करना पड़ता है चीजों में कि ये फलाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। फिर अगली बात, अब इस क्वेश्चन में अगर हम श्योर हैं तो पहले तो क्लियरली साफ साफ बता दो भैया एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे। फिर लिखो यहाँ पे we do not agree या I don't agree, क्योंकि एग्जाम में तो हम अपने आप आंसर दे रहे ना। I do not agree with the treatment done इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई मैं एग्री नहीं करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे। बेटे कहीं पे एग्री करते हो तो आपको लिखना होगा आई एग्री विद द ट्रीटमेंट डन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं पे कोई पूछा को रॉन्ग है कि राइट है तो आप सीधे साफ साफ लिखोगे दिस इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट, दिस इज द राइट ट्रीटमेंट, या दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, जहां पर आप श्योर हो, ध्यान रखना। वरना ये वाली लाइन मत लिखना जो मैंने ये लिखाई है यहाँ पर, आई डोंट एग्री। इसका मतलब आप साफ साफ उसको कह रहे हैं भाई ये है इसका मतलब, ठीक है। अगली बात, फिर बात आती है किस चीज की, प्रोविजंस की। किसकी बात आती है बोलो, प्रोविजंस की। फिर आप यहाँ पर जो बताओगे एक छोटा सा हेडिंग डाल के बताओगे कि भाई इस बारे में हमने जिसका यहाँ पे रिलेवेंस दिया है ना, ये वाला, एक पानी की बोतल ये वाला, इसका जो ट्रीटमेंट है आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर प्रोविजन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। आप फिर यहाँ पर उसका रिलेवेंट पार्ट, रिलेवेंट प्रोविजन यहाँ पे बताओगे। बेटे अगर एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर दो ही चीजें लिखी जाएंगी, एज पर AS 1 ये प्रोविजन लग रहा है इस केस स्टडी में, और एज पर फलाना AS ये ट्रीटमेंट लग रहा है। बेटे हो सकता है कोई और AS भी लग रहा हो, तो दोनों AS के आप पहले प्रोविजन लिखोगे। अगर एक AS लिख रहा है तो फिर एक ही AS के प्रोविजन लिखोगे। 90% से ज्यादा क्वेश्चंस में आपको एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर एक क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान देना इस पर। क्या कहा मैंने, एग्जाम में नॉर्मली आपको एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा। हाँ लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट हुआ तो आपको वहां पर फिर दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन बताने पड़ेंगे, दोनों का रिलेवेंट
रिलेवेंस जाहिर करना पड़ेगा, ये फलाना प्रॉब्लम फलाना फलाना एएस से बिलोंग करती है जी। अगली बात, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, हमें समझ में आ गया कि AS1 के अंदर ये कौन से पॉइंट से रिलेट कर रहा है। बेटे अब एग्जाम में लिखेंगे कैसे? अब एग्जाम में हम लिखेंगे पूरी की पूरी AS की लैंग्वेज यहां पर लिखनी है। भाई AS इस बारे में ये कहता है, क्या लिखिए? एज पर AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग, जैसे मुझे पता है कि मैं यहाँ पे सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी selected in such a way that there should be substance over forms in financial statement, yeah, in preparation and presentation of financial statement, in preparation and presentation of financial statements। सबसे पहले आपने क्या किया? एएस का रिलेवेंट प्रोविजन यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने क्या बताया कि भाई अब बताता हूं क्या इस वाले केस में क्या होना है। अभी तक हमने बात की थी भाई ये फलाना एएस से बिलोंग करता है। फिर हमने बताया कि भैया ट्रीटमेंट सही कर रखा है कि नहीं कर रखा है। फिर हमने कहा भैया एएस ये कहता है। फिर हम कहेंगे इन द गिवन केस होना क्या चाहिए था? इन द गिवन केस, इन द गिवन केस क्या है जी? देखिए बताओ बेटे क्या होना चाहिए था? बताओ। सेल ऑफ प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग होनी चाहिए थी। आइए बेटा, सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था। एंड profit on sale of property should be recorded even if legal formalities were not completed। चाहे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई हो तब भी उसको क्या करना चाहिए था? उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में आएगा बेटे लास्ट पॉइंट। वो आएगा क्या? कंक्लूजन। सर वो थोड़ा सा दिखा दीजिए ऊपर का। थोड़ा सा लो दिखा दिया। हाँ सर, इससे थोड़ा ऊपर वाला है, बस इतना है। देखो बेटे कंक्लूजन, हेंस
we can say the treatment done in accounts is not correct. क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन, ये सारे बेटे एग्जाम के क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे इस टाइम कर रहे हैं, और ये वो वाले क्वेश्चन मैंने छाटे हैं जिनमें अक्सर बच्चों को दिक्कत रहती है। चलो मैं आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? सर इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म से अलग कोई और भी वो लग सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, और किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं, वही बोलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, राइट। सर मतलब इस क्वेश्चन में ये यही बोलना चाह रहा था ना कि मतलब जो लीगल में नहीं हुआ हम उस लीगल को ओवर फॉर्म करके हम रिकॉर्ड्स करेंगे बुक में, चाहे वो लीगल हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। भाई इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। करना क्या है, जीसीए के बारे में आपको बता देना है, जो हमने जीसीए के बारे में बात की थी। एक तो ये बताना है कि जीसीए, कि भाई ये जीसीए जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है। दूसरा, हमें यहाँ पर ये भी आपको बताना होगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि भाई अगर कंप्लाई हो रहा है तो डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर कंप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर भाई जीसीए की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटे कुछ छोटे छोटे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कब कब ये आया हुआ है, आया तो उसके बाद में भी है, लेकिन ये देखो कितनी बार रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैं पुराने वाले ईयर जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नए वाले में तो आप लोग देख ही लेते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कितने कब से लगातार आ रहे हैं। सर मेरा ना फोन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, तो दिखा दीजिए वो एक बार। तो बेटा लोगों, देखो बेटे, briefly describe the term पॉलिसी। पॉलिसी टर्म को ब्रीफली डिस्क्राइब करें। बेटे किसी भी दूसरे एएस में पॉलिसी वर्ड का यूज नहीं है।
यहाँ पे आपको क्या करना है बेटे, एक्सप्लेनेशन डालनी है। इस चीज की, अकाउंटिंग पॉलिसी की, specific accounting principles and method of applying such principles in preparation and presentation of financial statement are called accounting policy। और फिर बेटे उसके एग्जांपल जरूर देने हैं। ध्यान रखना, किसी भी चीज के बारे में अगर शॉर्ट नोट आए तो आप उसको ना एक्सप्लेन करने के बाद में उसका एग्जांपल जरूर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 6। सर क्या थी डेफिनेशन बताना? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and method of applying such principles in preparation and presentation of financial statement are called accounting policy। सर इसको लिखवा दो प्लीज। अरे लिखवाया तो है मैंने तुम्हें। अरे यही तो बोल रहा हूँ, देखो ये है तो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ। स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी मींस specific accounting policies method and adopted by entity for applying such principle is presentation and present of financial statements is called accounting policy। बिल्कुल, यानी कि प्रिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने और उनको प्रेजेंट करने में जो भी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उनका मेथड लगाए हैं वो हमारी पॉलिसी होती है अकाउंटिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? रिकॉग्नाइज द नीड। ध्यान रखना, मैं आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ पास ईयर में से जिनमें बच्चों को अक्सर दिक्कत रहती है। आप पढ़ने के बाद महसूस भी कर रहे होंगे इनके लेवल, लेकिन आंसर कितना सिंपल सा होता है। रिकॉग्नाइज द नीड टू हार्मोनाइज द डाइवर्स accounting policies and practices as are framed एक तो ये, दूसरा सर ये नीड है अकाउंटिंग पॉलिसीज की। हाँ, रिकॉग्नाइज द नीड और टू हार्मोनाइज, compliance with AS, compliance with law and better presentation, वही है ना? बिल्कुल, मतलब डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको ना मतलब हार्मोनाइज करने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किया जाता है। ठीक है ना, इस नीड को आपको क्या करना है यहाँ पर, मतलब क्या नीड थी ऐसी जो रिकॉग्नाइज की उस चीज को। इसी चीज को एक और नाम से, एक और तरीके से पूछा गया है, गिव सम एग्जांपल। ध्यान रखना, मैं आपको सारे नहीं, मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास में जो जिनकी लैंग्वेज इजीली कैच नहीं हो सकती। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एरियाज इन विच, नोट करो मेरे साथ साथ, इन विच different accounting policies may be adopted
बाय एंटरप्राइजेस। कुछ एरियाज बताओ जहां पर डाइवर्स अकाउंटिंग अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी पड़ सकती है। तो सर इसमें इंटेंजिबल एसेट्स और वो टेंजिबल एसेट्स ये सब आएगा। वही सब इन्वेस्टमेंट। क्या मैं आगे चलूं? आइए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को अब हम आगे कैसे करेंगे? एक मिनट, ये हटा दो, बीच में आ गया ना। हाँ जी, नेक्स्ट। अब कैसे करेंगे जी? आइए जरा, एक और नाम से ये क्वेश्चन आता है। एक और नाम से, और लिख के एक और लैंग्वेज लिखिए इस क्वेश्चन की। बेटे क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आंसर कितना आसान है। आपको वहां पर एरियाज बताने हैं जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो सकती है ना। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती। एक और नाम देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द choices available. Write a short note on the choices available in accounting policies. एक और नाम से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख रहे हो कितनी तरीके से इन्होंने लैंग्वेज को घुमा घुमा के एक सीधी सी बात पूछी है बार बार। क्या है सर? और देखो बेटा और किस तरह से इसी बात को पूछा गया है। देखिए, देयर इज नो सिंगल लिस्ट there is no single list। भाई वीडियो ऑन करो। ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज which are applicable to all situations। भाई सभी situations के लिए एक लिस्ट काम कर सकती है। क्या कोई पॉलिसी की लिस्ट बन सकती है जो सभी सिचुएशन में लग जाए? नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए अलग पॉलिसी होती है, राइट ऑफ के लिए अलग पॉलिसी होती है, वैल्यूएशन के लिए अलग पॉलिसी होती है, बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन के लिए अलग पॉलिसी होती है, इन्वेंट्री के अलग अलग डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। कहीं पे फीफो लगता है, कहीं पे लीफो लगता है, कहीं पे एवरेज, कहीं पे वेटेड एवरेज वगैरह वगैरह। तो इस बात के लिए आपको वहां पर कमेंट करना है। पता है ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक अगला क्वेश्चन आइए जी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ इसके आंसर में? पहले समझ लो, आंसर में लिखोगे क्या? आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के। ये जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं अभी,
उनके सिर्फ एक ही आंसर है। अब आप समझ रहे हो, स्कैनर को पढ़ना है, पुराने 5 ईयर के क्वेश्चन को करना है तो बहुत सिस्टमेटिकली करना है। जब तक हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ के उसको अपने अंदर अडोप्ट नहीं कर लेंगे तरीके से कि हाँ भाई इसका सेंस यही जा रहा है सॉल्यूशन का, तब तक बेटे प्रैक्टिस मत मानना। कई क्वेश्चन तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन आंसर हम इसका क्या दे रहे हैं। लेकिन नहीं, जब आप उसी क्वेश्चन को जब दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तो आप क्वेश्चन की डेप्थ में उतरोगे कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन कह रहा है सचमुच में यही पूछना चाह रहा था। फिर जाके आपको फील आएगी कि हाँ भाई अरे ओहो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें प्रैक्टिस करनी है, अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा हमें गहराई में जाना भी पड़ेगा। एनीवेज, आइए अगला क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बेटा। सर सर सिर्फ एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लिखेंगे और सीधा एग्जांपल दे देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे? बेटे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात आएगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्या, सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। जो सिस्टम रहेगा हमारा प्रेजेंटेशन का, हर क्वेश्चन के अंदर वो रहेगा। फिर दूसरी बात क्या, जैसे यहाँ पर इसने पूछा है कि भाई कोई सिंगल लिस्ट है क्या, तो आप वहां पर देयर इज नो सिंगल लिस्ट, आपने उसी बात को वहां पे सपोर्ट करते हुए लिखा नहीं भाई, ठीक है ना, या देयर में भी सिंगल लिस्ट, जैसे भी आप समझते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, दूसरी लाइन, पहली लाइन होगी एएस के रिलेवेंस की, दूसरी लाइन होगी उस क्वेश्चन के लिए क्लियर आंसर देने की, या तो रॉन्ग या राइट या सिंगल लिस्ट और नो सिंगल लिस्ट वगैरह वगैरह, जो भी आप समझते हैं अपना। फिर आप उसमें बताओगे AS1 का प्रोविजन ये कहता है जी, ठीक है। फिर आप उसमें बताओगे, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात पूछी है सर, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, AS1 क्या कहता है बेटे, फिर आप लिखोगे अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में पहले, ठीक है। फिर आप बताओगे एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एनीवेज, आइए जरा अगला क्वेश्चन लिखते हैं जी। बेटा कुछ चीजों में आपको ना एक वो वर्ड होता है मुटेटिस मुटेंडिस, है ना, आप लोग पढ़ते हो ना लॉ में, मुटेटिस मुटेंडिस, टेक्स्ट में पढ़ते होंगे आप लोग। बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, वो वर्ड्स को बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब सेम टू सेम, जैसा वहां है वैसा ही यहाँ पर, लेकिन 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 थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है। जैसे मतलब सेम वो चीज जो हमने वहां की थी, उस वाले क्वेश्चन प्रेजेंटेशन की थी, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस के साथ। आइए जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे, इंडिकेट, वर्ड्स भी यही आएंगे जो मैं आपको लिखा रहा हूं। इंडिकेट एनी 3 एरियाज in respect of which different accounting policies may be adopted by the different entity। आपको 3 एरियाज ऐसे बताने हैं जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बेटे पहले 6 एरियाज पूछ रहा था, फिर 3 एरियाज पूछने लगा। इसमें क्या है, सेम वही, क्या करना है, मुटेटिस मुटेंडिस, क्या एग्जांपल्स। बेटे माइक बंद रखो, आवाज आ रही है, किसका माइक खुला हुआ है। एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बेटे भले ही वो 3 एरियाज बताए पूछे, आप कोशिश करना एक आधे एक दो एरिया फालतू लिखिए ना। ऐसा क्यों सर, कभी कभी क्या होता है, एक आध मान लिया हमसे गलती से गलत भी हो गया, तो वो जो चीज एक्स्ट्रा हमने कर रखी है उसको कंपनसेट कर देगी। बात मेरी समझ रहे हो, मान लो उसने 3 एरिया पूछे, आप 3 ही लिख के आए, और उसमें से आपकी गलती से कोई गलती हो गई मान लिया, वैसे तो होने की चांस नहीं है पर फिर भी मान लिया, है ना, तो क्या हुआ, एक भी अगर गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया। लेकिन अगर आपने 4 या 5 लिख रखे हैं तो, है ना, तो एक आध गलत भी हो जाएगा तो भी बेटे उस कंपनसेशन आराम से हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्रेजेंटेशन लेकिन वैसी होनी चाहिए,
ठीक है, आइए जी अब अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द, और ये क्वेश्चन तो भाई पता नहीं कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, इसके ईयर तो मैं लिख भी नहीं सकता, यहाँ पे इतनी बार आया है। देखो बेटे, क्या व्हाट आर, मतलब वर्ड भी यही, व्हाट आर द What are the three fundamental accounting assumptions recognized by AS1? AS1 के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption बताइए। बेटे यहाँ पे कैसे बताओगे आप एग्जाम में आंसर? सच प्रॉब्लम रिलेटेड टू AS1 है ना, एज पर AS1 फलाना फलाना अकाउंटिंग पॉलिसी है जी। लो जी, मतलब आप बताओगे यहाँ पे GCA के बारे में नंबर 1 बात, फिर बताओगे कि भाई GCA के डिस्क्लोजर के बारे में भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि भाई GCA को तब डिस्क्लोज किया जाता है जब उनको फॉलो नहीं किया जा रहा होता है, और अगर फॉलो किया जा रहा होता है तो उनको बताया एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। चलिए जी आगे, अगला क्वेश्चन। अगर इसके, चलो इसके कुछ ईयर लिख देता हूँ, कुछ ईयर्स लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। आज तक जितनी तरह के क्वेश्चन बने एएस पे, वो सारे के सारे मैं आपको यही क्लास में बता रहा हूँ। मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं मिलने वाले इस एएस पे, और वर्ड्स भी वही मिलेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए जी आगे लिखिए अगला क्वेश्चन, हटा लूं मैं इसको स्क्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन सर कितने क्वेश्चन है? बस खत्म खत्म। पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन नहीं मैंने उठाए, वो तो तुम उठाओगे, उससे पिछले वाले थोड़ा उठाओगे, मैंने उससे पिछले वाले सारे उठा लिए। 5 अटेम्प्ट तो तुम्हें पढ़ना मजबूरी है, तो तुम करोगे। आओ जी, व्हाट आर द मेजर, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया, व्हाट आर द मेजर कंसिडरेशन which are which govern the selection and application of accounting policies। और किस तरह से पूछा गया है? Write a short note on concept of materiality
बेटा आपको खुद ही पता है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, है ना, कंसिडरेशन। सर पहला वाला समझ नहीं आया, व्हाट आर द मेजर कंसीडरेशन। सर कंसीडरेशन तो बहुत दो होते हैं ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो इसमें सिर्फ मैटरनिटी क्यों आएगी? नहीं, मेजर कंसिडरेशंस दो हैं। मेजर कंसिडरेशन जो मेन हमें ध्यान रखना है वो दो है, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, यानी कि ये दोनों बातें Yes, पूछ रहा है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी ओके। दोनों। हाँ, कौन कौन से मेन चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए कि जी वो दो है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, इन दोनों को मेजर रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सेकेंडरी में तीनों आएंगे ना सर? हाँ बेटा, सेकेंडरी में तीनों आएंगे और प्राइमरी का एक, दोनों मिला करके मेजर कहलाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मिला करके मेजर कहलाएंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पोस्ट इफेक्टिव, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी नॉलेज वाला पर्सन हो, अकाउंटेंट, ऐसे बहुत सारी बातें बन सकती हैं, लेकिन मेजर बातें दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। आओ जी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बेटे, कंसिडरेशंस के बारे में लिखोगे जो हमने पढ़ा था, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्या, देखो बेटा हमारा जो जितना भी व्यू रहता है ना इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है। स्पेशली जब भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे किसी भी फील्ड का क्वेश्चन हो, चाहे वो पोस्ट अकाउंटेंट में पूछे, सीएमए के साथ में पूछे, चाहे वो सीए के पेपर में पूछे, व्यू हमेशा जो है ना एक ऑडिटर का व्यू रहता है, हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है कि नहीं, हमेशा ये व्यू रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में, केस स्टडीज में। आइए तो एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, द ऑडिटर need not to review the accounting policies unless there is a change in the basis of accounting। इस बात के लिए क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑडिटर नीड नोट टू रिव्यू द अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑडिटर को अकाउंटिंग पॉलिसी को रिव्यू, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई चेंज नहीं हो अकाउंटिंग के बेसिस में। इस बात पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आप एग्जाम में इस चीज को कैसे लिखोगे बेटे, एक बार सही पता चल जाए पूछ क्या रहा है, दिस आंसर तो प्रॉब्लम पता इज हो। रिलेट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वेरी गुड। and this statement is true. Auditor is not necessary to see when till the accounting policy is never changed. क्या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत बड़े, वेरी गुड। और एफर्ट किया तो बहुत अच्छा एफर्ट था बेटे, बाकी बच्चे भी तो एफर्ट करें। ऑडिटर को कोई नीड नहीं है इस बात को रिव्यू करने की, क्या? यस सर, कोई नीड नहीं है। हाँ, क्या बताओ? तो कोई नीड नहीं है उसे रिव्यू करने की, क्योंकि जब तक कोई चेंज नहीं होता हम वही वाली पॉलिसीज जो है वो फॉरएवर कंटिन्यू करते रहते हैं ना। यस, वेरी गुड। इस चीज सर को मैं, कंसिस्टेंसी का वो लगेगा इसमें। बहुत हाँ, सुंदर बात, कंसिस्टेंसी। वेरी गुड प्रिंस, बहुत बढ़िया, ये सुनना चाहता था, ये हुई ना बात भाई। अनलेस देयर इज ए चेंज, जब तक कोई चेंज नहीं है तो मतलब लगातार, वेरी गुड, ये हुई ना बात बेटा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, ये हम लोग बात हम लिखेंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आप अगर ये सोच रहे हो कि अकाउंट्स में मिलेगा, ये नहीं, जब भी ऑडिटर वर्ड से क्वेश्चन मिलेंगे, हमें क्वेश्चन मिलेंगे ऑडिट के पेपर में। आप ये मत सोचना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खाली अकाउंट्स में नंबर दिलाते हैं, वो तो फीस मैंने नहीं ली ऑडिट वाली। हाँ,
वो तुम ऑडिट वाले सर को या मैडम को दोगे, लेकिन बेटे उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा और 16 नंबर का वो भी ध्यान रखना। मजाक कर रहा हूँ, फीस की बात लेके दिल पे बैठ जाओ बेटे। अकाउंट्स की ये बातें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ पे आता है, ऑडिट के पेपर में आता है, और इस एएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन वहां पे आया हुआ है। ऑडिटर को कोई जरूरत नहीं है रिव्यू करने की अकाउंटिंग पॉलिसी को देखने की, जब तक उसमें कोई चेंज ना हो, है ना। तो इस बात को लिखेंगे कैसे हम, ऑडिटर के मतलब ऑडिट के पेपर में होंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, सच प्रॉब्लम आप ना ये फंडा अपना लो बस, सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दैट केस, रिलेटेड टू AS1 disclosure of accounting policies। फिर बेटे अगली बात, ऑडिटर need not to review unless change in fundamental accounting policies। उसको अपनी रिपोर्ट में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है जब तक इसमें कोई चेंज ना आए। नेक्स्ट, एज पर AS1 accounting policy should comply consistently। अच्छा, अगली बात, इसी में लिखो, only if change in fundamental accounting policies। सर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही, आप बता देते हो अगर वो अब सही आ रही है क्या? नहीं, बहुत लो साउंड कर रहा है। हाँ जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग policy, only if change in fundamental accounting policy then disclosure is must। if, अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज, नंबर 1 गोइंग कंसर्न, नंबर 2 कंसिस्टेंसी,
नंबर 3 accrual GCA. ठीक है जी, नोट कर लिया। नोट कर लिया क्या? रह तो नहीं रहा किसी का? सर रह गया, मेरा रह गया। अच्छा मैं दिखा देता हूँ। नहीं सर थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। हाँ, ये हमारा AS1 था जी, पूरा अकाउंटिंग हो गया स्टैंडर्ड। सर कंप्लीट। हाँ जी, क्वेश्चंस के साथ में हो गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है इस वाले केस में, हमेशा। ठीक है ना? अगली क्लास में हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में सर देख, कौन कौन से एएस हैं एक बार सर बता सकते हो आप? हाँ बता दो। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।